वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 पढ़ेंगे बायोलॉजी का। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 6। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा। और लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लिम्फ, इसके बारे में पढ़ा था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला मेरा, तो वो आई बटन पर जाकर इस वीडियो के वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो लास्ट वाले प्रीवियस वीडियोस आ जाएंगे, वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, ये बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस उनको महसूस होती हैं। तो इसलिए आज मैं इसको थोड़ा सा बेसिक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, उसका स्ट्रक्चर भी हार्ट का और उसकी वर्किंग भी। जब हम बेसिक डायग्राम से इसको सीख जाएंगे, अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका डायग्राम आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है हार्ट का डायग्राम बहुत ईजी वे में। ठीक है। और फिर आपको जब मैं वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी और लेबल करूंगी ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये कैसे वर्किंग करता है, क्योंकि हम बेसिक उसका पढ़ चुके होंगे। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे हार्ट का, और उसकी फंक्शनिंग भी उसी बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू ही पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा, अदरवाइज ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो हमारा, दैट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। हम लोग मैमल्स हैं, ठीक है। तो मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट होता है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो मैंने ये 4 चैम्बर बना दिए, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है, अभी हम कोई स्ट्रक्चर पूरे तरीके से हार्ट की शेप नहीं बना रहे हैं, पहले समझेंगे बेसिक से। तो ये 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो साइड होती है इसे बोलते हैं हम लेफ्ट साइड, ठीक है। हार्ट में जो ये दिस साइड, ये वाली जो साइड होती है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये हार्ट ऐसे ही है, ये तो सिखाने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे हम खड़े हैं। तो वो हार्ट जो हमारा है वो लेफ्ट की तरफ होता है, तो यही हमारा लेफ्ट हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए हार्ट की ये वाली साइड क्या कहलाती है, लेफ्ट कहलाती है। अब जो हार्ट है उसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और जो हार्ट है वो बहुत सारी लेयर से कवर्ड होता है, 3 लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। वो जो लेयरिंग का पार्ट है वो +1 में है, तो वहाँ +1 वाले लेक्चर में +1 वाले बच्चे ही समझेंगे। तो हार्ट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, जो उसके चैम्बर्स हैं, ठीक है। और कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। तो चैम्बर का नेम क्या है, लेफ्ट, L मीन्स लेफ्ट, A मीन्स एट्रियम। तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। और R मीन्स राइट, सो दिस इज राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। ये 2 चैम्बर्स हो गए, इनके नेम हमें पता चल गए। अब नीचे वाले 2 चैम्बर पर आ जाओ, L V, L मीन्स लेफ्ट, V मीन्स वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हो गए, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स हो गए। अब इन 4 चैम्बर्स में क्या होता है, देखिए पहले लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व होता है। वॉल्व मीन्स ढक्कन, कस्प भी बोलते हैं इसको, हम वॉल्व भी बोलते हैं, वॉल्व। और इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। दिस वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। 2 वॉल्व है, बाई मीन्स 2, ठीक है। कस्प, कस्प मीन्स वॉल्व, ठीक है। बाइकस्प 2 ढक्कन, 2 ढक्कन, तो बाइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये 3 कस्प है, 3 कस्प। तो इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये 3 है ना, इसलिए इसको ट्राई बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 2 है तो इसे हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है।
ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक लेयर सेपरेट करती है। उस लेयर का क्या नाम है? ये जो ब्लू ब्लू सा मैंने कर रखा है, ठीक है, इस लेयर का क्या नाम है? दिस लेयर इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मीन्स जो दो पार्ट्स को सेपरेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करती है सेप्टम, उसका क्या नेम है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है। और ये क्या होती है? थिक होती है, ये बहुत ज्यादा थिक होती है, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शनिंग बाद में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा थिक होती है। ऐसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी एक सेप्टम होती है, दिस वन, ठीक है। तो इस सेप्टम का क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये दो एट्रियम को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, इसलिए इसका क्या नाम है? इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए बेटा, जो ये है इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या होती है? ये थिन होती है, ठीक है। और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो क्या होती है? थिक होती है। और जो हमारा हार्ट है, दिस इज हार्ट, एक तरह से हार्ट है, 4 चैम्बर्स है, तो ये हार्ट है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो हमारे लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो ये ऊपर मैंने लंग्स लिख दिया, ये पूरे लंग्स हैं और लंग्स के ये बीच में क्या है? हार्ट है, तो ये लंग्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हमारे हार्ट के बिल्कुल आसपास नीचे की तरफ ऊपर की तरफ सारे क्या हैं? बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज यानी कि ऑर्गन्स, हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स फैले हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। हार्ट जो हमारा है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, 2 ये चैम्बर हो गए, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 ये चैम्बर हो गए। इन दोनों चैम्बर के बीच में जो सेपरेशन लाइन होती है उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इन दोनों के बीच में जो होती है सेपरेशन लाइन, दैट इज इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। ये थिन होती है और ये थिक होती है। ये मैं बताऊंगी ये थिन क्यों होती है और ये थिक क्यों होती है। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, एक ढक्कन होता है, जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं इसलिए इसका नाम बाई है। बाई मीन्स 2, बाइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प यानी कि 3 कस्प वाला वॉल्व होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा हार्ट है वो लंग्स के बिल्कुल बीच में होता है और लेफ्ट की तरफ होता है, स्लाइटली टू द लेफ्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने लंग्स लिख दिया, ये सारे लंग्स हैं साइड में, बीच में हमारा हार्ट है। और हार्ट के पूरा नीचे की तरफ, हमारे पूरे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या होते हैं? बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, स्टमक, किडनी, लीवर, ये सब क्या है? ब्रेन, ऊपर की तरफ ब्रेन और नीचे की तरफ ये सब ऑर्गन्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? बॉडी टिश्यूज लिखा गया है। अब एक चीज और, जो हमारी हार्ट बीट है वो कैसे बनती है, थोड़ा सा यहाँ बेसिक बताऊंगी, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं है आपका 10th में, थोड़ा सा है हार्ट बीट के बारे में। जो हमारी हार्ट बीट बनती है वो बनती है, यहाँ पर राइट एट्रियम में 2 नोडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? SAN, इस तरीके से SAN, इसका नाम है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ होता है ये, और राइट एट्रियम में ही ये वॉल में होता है, इसकी वॉल में, हार्ट की वॉल में होता है। और राइट एट्रियम में ही यहाँ पर नीचे की तरफ एक और क्या होता है? नोडल फाइबर होता है, जिसका क्या नाम है? AVN। AVN मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहाँ पे लिख देते हैं एट्रियो, दिस वन, एट्रियोवेंट्रिकुलर
नोड। ठीक है बेटा, अब देखो इनका क्या फंक्शन होता है। जो SAN है ये क्या करता है, इसको हमारे हार्ट का पेस मेकर भी बोला जाता है। पेस ये ब्लड के प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हो जाएंगे यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर के साथ भरता जाएगा और प्रेशर की वजह से दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू, वहां पे प्रेशर कौन मेंटेन करेगा, इनका एवियन। ये एवियन भेजेगा इन वेंट्रिकल्स में। ठीक है, एवियन अब इन वेंट्रिकल्स में भेज रहा है और अब यहाँ ब्लड का प्रेशर कौन इंक्रीज करवा रहा है, ये एवियन। यही रेगुलेट कर रहा है कि कितना बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ऊपर कौन रेगुलेट करवा रहा था, ऊपर कौन भेज रहा था, SAN। ठीक है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, इसे पेसमेकर बोलते हैं। और जो इसको रेगुलेट करता है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम में एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें 2 तरह की नर्व्स होती हैं, वो इसको कंट्रोल करती हैं। बस थोड़ा सा यही था, उसके नाम मैं नहीं बताऊंगी। ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उस प्रेशर की वजह से ये दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। इधर से बाइकस्पिड खुलेगा, इधर से ट्राइकस्पिड खुलेगा। ठीक है, तो वो ब्लड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब एवियन में क्या होगा, ये क्या करेगा एवियन, अब ये जो एवियन है वो यहाँ वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा वेंट्रिकल्स को। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर बनेगा तो अब ये जो वॉल्व है, ये भी वॉल्व है, एक ये वॉल्व है, एक ये वॉल्व है। इन वॉल्व को बोलते हैं हम सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। दिस इज लेफ्ट सेमी लूनर वॉल्व एंड दिस इज जो ये वाला है, दिस इज राइट सेमी लूनर वॉल्व, राइट सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, किसकी वजह से हुआ, एवियन की वजह से, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की वजह से। तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये वॉल्व खुल गया और इधर से ये वॉल्व खुल गया। अब ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर ये जो चारों हैं, क्या चारों चैम्बर, ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। तो यह नोटिस करने वाली क्या बात है कि जब SAN की वजह से ब्लड प्रेशर के साथ यहाँ पर आया, इसके अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ पर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो एक बार एट्रियम क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए एट्रियम, फिर जैसे ही वो प्रेशर के साथ नीचे गया ब्लड, तो एट्रियम क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। अब ऊपर वाले एट्रियम रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि वो सारा ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। मतलब कि जितना प्रेशर क्रिएट हुआ था उससे यहाँ पर ज्यादा चला गया। वैसे तो ब्लड रहेगा, पूरा खाली नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्रेशर वाला था वो नीचे की तरफ चला गया। अब यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो इन दोनों वॉल्व को खोल देगा और फिर अब वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हो रही है, इसी से ही हमारी क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। ये इस तरीके से होता रहेगा, फिर वो घूम के वापस ब्लड कहाँ आएगा, वापस इसमें आएगा। ये हार्ट ऐसा क्यों कर रहा है, ये हार्ट इतना ब्लड के अंदर प्रेशर को इंक्रीज क्यों करवा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। अगर वो प्रेशर क्रिएट नहीं करवाएगा तो पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जा पाएगा। वो पंपिंग कर रहा है, उसको पूरी फोर्स लगानी पड़ रही है कि पूरी बॉडी में ब्लड जा पाए, ईच एंड एवरी ऑर्गन के पास जा पाए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, इसलिए बार बार क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर वापस वही चल पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इससे हमारी क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। ठीक है, और हमारी जो हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो 60 to 80 के बीच में होती है। कईयों की 60 होती है, 65 होती है, किसी की 70। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें कि अगर हम स्टैंडर्ड में किसी को बताना चाहें कि स्टैंडर्ड हार्ट बीट कितनी होती है पर मिनट पर्सन की, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में 72 टाइम हमारा जो दिल है वो धड़कता है। अब उसमें जो आवाज़ आती है, धक धक ऐसी आवाज़ आती है ना, वो एक्चुअल में साउंड होती है इन वॉल्व्स के खुलने की और बंद होने की।
वही होता है, लब डब साउंड बोलते हैं। अब जब ये मान लीजिए जैसे मैंने ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसके बाद ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये दोनों वॉल्व खुल जाएंगे। अब जो ब्लड है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही ब्लड नीचे आएगा ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे। अब ये वॉल्व बंद क्यों हुए? ताकि वो ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो पाए, वो ब्लड वापस ना जा पाए। अगर ब्लड वापस चला गया तो पूरी बॉडी तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा और हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और कई तरह के सब्सटेंसेस नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जैसे ही ब्लड प्रेशर के साथ नीचे आता है ये खुलते हैं, तो उसी टाइम जैसे ही वो वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है ये दोनों ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तब एक साउंड आती है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? दैट साउंड इज कॉल्ड लब साउंड। जब ये दोनों वॉल्व्स बंद होते हैं ब्लड के नीचे आने की वजह से और जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट होता है, दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं, तो एक साउंड आती है, दैट साउंड इज कॉल्ड लब साउंड। ठीक है, लब। और फिर जब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अब ये दोनों वॉल्व खुल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही दोनों वॉल्व खुलेंगे ब्लड बाहर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बॉडी टिश्यूज में और ये वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं समझाऊंगी कि कहाँ जाएगा। जैसे ही इनमें से बाहर निकलेगा ब्लड तो ये वॉल्व खुलेंगे। अब ये वॉल्व भी क्या हो जाएंगे, उसी टाइम बंद हो जाएंगे जैसे ही ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो एक और साउंड आएगी इनके बंद होने की, इनके क्लोज होने की। तो जब ये सेमी लूनर वॉल्व बंद होते हैं, जब ब्लड बाहर निकल जाता है वेंट्रिकल से, तो एक साउंड आती है, दैट साउंड इज कॉल्ड डब साउंड। डब साउंड। ठीक है, लब डब। तो यही है हमारी हार्ट बीट। करते हैं ना धक धक, जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं डॉक्टर्स यहाँ पर चेक करने के लिए कि हमें फीवर है या नहीं, या हमारी हार्ट सही फंक्शनिंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो उनको भी ये साउंड सुनाई देती है। इसे हम बोलते हैं लब डब साउंड और ये 72 टाइम्स पर मिनट होती है। तो ये लब डब साउंड कहाँ से आई? जब ये वॉल्व्स बंद होते हैं, ऊपर से ये वॉल्व बंद होते हैं और इधर से सेमिलुनर वॉल्व्स बंद होते हैं, तब साउंड आती है लब साउंड एंड डब साउंड। इस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है, इस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। ठीक है, तो ये एसएन और एवीएन का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा बेसिक है जिसके थ्रू मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बेसिक डायग्राम है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका रियल डायग्राम है हार्ट का, वो बहुत ईजिली समझ में आएगा और आप बना भी बहुत ईजिली लोगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको बनवाऊंगी, सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी हमारी कि ये जो है इसकी सेप्टम, वेंट्रिकल्स की सेप्टम, ये थिक क्यों होती है? अब वेंट्रिकल्स की सेप्टम थिक इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लड पंप होता है ना सारा, वो सारा एक्चुअल में वेंट्रिकल्स में पंपिंग होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के थ्रू ही उसको कहाँ आना होता है, बॉडी टिश्यूज तक आना होता है। तो पूरा फोर्स चाहिए, पूरा प्रेशर चाहिए यहाँ पे, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से कहीं ये सेप्टम टूट ना जाए, कहीं ये डिवाइडेशन जो है ये टूट ना जाए, इसलिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए, उसको सहन करने के लिए थिक होती हैं वेंट्रिकल्स की वॉल। और जो एट्रियम है, एट्रियम की थिन इसलिए होती है क्योंकि इसको ज़्यादा पंपिंग नहीं करनी होती है। यहाँ से 30% ही ब्लड पंप होता है, 30% होता है यहाँ पे ब्लड पंप, अप्रॉक्सीमेटली 30%। तो इतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है एट्रियम में, तो इसलिए इसकी जो सेप्टम होती है वो थिन होती है। और हम यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर बनता है ब्लड का बाहर जाने के लिए, वो 70% होता है, यानी कि 70% ब्लड को बाहर जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका हार्ट सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। इसलिए इसकी जो सेप्टम होती है वो थिक होती है और इन दोनों के बीच में जो सेप्टम होती है वो थिन होती है। ठीक है बेटा, तो अब हम ये तो हमने क्या करा, सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया एक बेसिक डायग्राम के थ्रू। अब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि ब्लड लंग्स में से कौन सी आर्टरी कौन सी वेन के थ्रू आता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से घूमता है। ये एक साइकिल है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट जो वर्क करता है, फंक्शन करता है, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। और वो होती है 0.8 सेकंड की। 0.8 सेकंड में ये सारा काम हो जाता है, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यू से लंग्स, इस तरीके से ये जो हार्ट है अपना काम करता रहता है। ये 0.8 सेकंड में सारा काम होता है। तो 0.8 सेकंड की क्या होती है, ये कार्डियक साइकिल होती है आपकी। ठीक है, तो ये जो कार्डियक साइकिल है ये अब हमने पढ़नी है आगे, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और ये फंक्शनिंग जो होगी ये 0.8 सेकंड में
पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये 0.8 सेकंड में कैसे कवर करती है, कि 0.1 कहाँ लेती है, ये +1 में है। 10th में सिर्फ इतना ही है कि जो हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे वो क्या रहेगी, हमारे हार्ट की कार्डियक साइकिल रहेगी और वो 0.8 सेकंड में पूरी की पूरी फंक्शनिंग कर देता है। जैसे कि एक साइकिल अगर वो कर रहा है तो 0.8 सेकंड में, फिर दूसरी साइकिल फिर 0.8 सेकंड में, इस तरीके से बहुत फास्टली पंपिंग करता है हार्ट। तो उससे पहले थोड़ा सा आप ये नोट कर लो, फिर मैं आगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट करवाऊंगी। तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, इसे साथ साथ आप समझ लीजिए थोड़ा। तो पहले मैंने बताया था कि जो हार्ट है वो लंग्स के बिल्कुल सेंटर में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, और नीचे की तरफ बॉडी टिश्यूज होते हैं, और ऊपर की तरफ हमारे भी बॉडी टिश्यूज होते हैं। लंग्स से ऊपर की तरफ ब्रेन वाले टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और लंग्स से नीचे की तरफ हमारे हार्ट से जो नीचे वाले टिश्यूज होते हैं वो होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लंग्स से। ये थोड़ा समझाने के लिए है कि इस तरीके से जो हार्ट है वो अपना काम करता है। तो लंग्स में क्या है, अब लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कौन सी बात कर रही हूँ मैं, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें Ca2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा, और O2 का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा ब्लड क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक लंग्स ही ऐसा है जो हार्ट से या हम कह सकते हैं हार्ट से क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेता है और उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस किसको दे देता है, हार्ट को दे देता है, ठीक है। बाकी सभी जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे हार्ट को क्या देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। सिर्फ एक लंग्स ही है जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ठीक है। तो अब लंग्स क्या कर रहे हैं, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं, कहाँ पर, ये लंग्स में से यहाँ पर इस तरीके से लंग्स में से एक वेन आती है, ठीक है। वो कौन सी वेन है, दैट इज कॉल्ड पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन। अब देखो बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन जरूर रहेगी यहाँ पे, वो ये कि लंग से जो वेन आ रही है दैट इज पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वर्ड कहीं भी लिखा हो ना, दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, कि वो किससे रिलेटेड है, वो लंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लंग से एक वेन आती है दैट इज पुल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन है कि ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। ये वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है। तो लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, इस पुल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। अब वो ब्लड कहाँ एंटर कर रहा है, वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर गया। जैसे ही वो लेफ्ट एट्रियम में आया, अब ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा बाइकस्पिड, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक एक करके समझा रही हूँ, वैसे तो इकट्ठी होती है कॉन्ट्रैक्शन दोनों एट्रियम में, क्योंकि इधर से भी वो आता है, लेकिन पहले हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किस तरीके से ब्लड आता है। तो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आया, इस लेफ्ट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये वाला वॉल्व खुल जाएगा। दिस वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। दिस वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व, मिट्रल, बाइकस्पिड को मिट्रल भी बोला जाता है, ठीक है। कई बुक्स में मिट्रल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये एट्रियम क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब वो ब्लड कहाँ आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड, इस ओपन वॉल्व से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे ही वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लोज हो जाएगा तो कौन सी साउंड आएगी, लब साउंड। क्लोज होते ही लब साउंड आएगी, ठीक है। अब वो ब्लड कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो यहाँ एवियन था वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा ब्लड के प्रेशर को, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये एवियन ही है जो ब्लड के प्रेशर को क्रिएट करवाता है, वेंट्रिकल्स में पूरी तरह ब्लड को फैलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया उसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो अब ये जो सेमी लूनर वॉल्व है
ये ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ जाएगा, इस सेमिल्यूनर वॉल से होता हुआ बाहर चला जाएगा। तो अब ये वॉल भी क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी साउंड आएगी, डब साउंड। सेमिल्यूनर वॉल बंद हो गया, ये ब्लड यहाँ से निकल गया क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट हुआ, ये वॉल्व खुला और ब्लड बाहर निकल गया, और फिर ये वॉल्व बंद हो गया ताकि ब्लड वापस ना आ पाए। तो अब कौन सी साउंड आएगी, इसके क्लोज होते ही डब साउंड आएगी। अब जो ब्लड बाहर निकला वो कौन सी आर्टरी में गया, वो गया एओर्टा आर्टरी, मेन आर्टरी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सबसे बड़ी आर्टरी और मेन आर्टरी होती है बॉडी की, दैट इज एओर्टा आर्टरी। तो अब वो जो ब्लड गया वो एओर्टा आर्टरी में गया। अब वो एओर्टा आर्टरी उसको कहाँ लेके आएगी, इस एओर्टा आर्टरी की छोटी छोटी आगे क्या होती हैं, ब्रांचेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो एओर्टा आर्टरी की छोटी छोटी डिवाइडिंग ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, या फिर हम उन्हें ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर्ट्रियोल्स के थ्रू वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड पूरे प्रेशर के साथ आ रहा है क्योंकि वेंट्रिकल्स ने पूरा प्रेशर लगा के इसको बाहर छोड़ा था, तो पूरे प्रेशर के साथ वो कहाँ आ रहा है, एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में आ रहा है। अब बॉडी टिश्यूज में हर एक सेल के अंदर आएगा, वो एक सेल है, ठीक है, हर एक सेल के अंदर आएगा। हर एक सेल में क्या रिलीज कर देगा, O2 रिलीज कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तभी हमने इसे क्या बोला था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला था, ठीक है। तो इसमें से जो O2 है वो सेल के अंदर आ जाएगी, सेल उसको कंज्यूम कर लेगा, बदले में कौन सी गैस निकलेगी, CO2, तो बदले में क्या बाहर भेज देगा, CO2। तो अब ब्लड के अंदर क्या चली जाएगी, CO2, O2 कम हो जाएगी और CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बॉडी टिश्यू से क्या जाता है, एक वेन जाती है बॉडी टिश्यू से, उस वेन का नाम है, वो वेन कहाँ तक लेके जाती है ब्लड को, यहाँ तक लेके जाती है, राइट एट्रियम तक। इस वेन का नाम है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर मीन्स नीचे वाली साइड में जो होती है, एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। सुपीरियर तो ऊपर ब्रेन से कहाँ तक लेके आती है, राइट एट्रियम तक लेके आती है। इंफीरियर वेना कावा नीचे बॉडी टिश्यू से कहाँ लेके आती है, राइट एट्रियम तक लेके आती है। अब देखो लंग से ऊपर क्या है, हमारा ब्रेन है ना, तो ब्रेन से जो कौन लाएगा यहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा ब्रेन से लेके आती है राइट एट्रियम तक, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी टिश्यू से कहाँ लेके जाती है, राइट एट्रियम तक। तो ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी ब्लड आएगा, लेकिन उस ब्लड में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, CO2 की ज्यादा है। तो अब ये ब्लड क्या कहलाएगा, अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तभी मैंने ब्लू से बनाया ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, ये सिर्फ मेंशन करने के लिए। तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होते ही प्रेशर क्रिएट होगा और अब ये ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाएगा और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वॉल से कहाँ पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में अब क्या होगा, अगेन कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्या होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये वॉल्व खुलेगा, दिस इज राइट सेमिल्यूनर वॉल्व, और यहाँ से फिर ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और अब ये भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे वही अगेन साउंड आएगी, दैट इज डब साउंड। यहाँ पे जब ये आएगा, ये बंद होगा, तो वहाँ भी कौन सी साउंड आएगी, लब साउंड। एक्चुअल में ये दोनों चीजें सेम होती हैं, अगर ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसी टाइम यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा और ये दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों इकट्ठे खुलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ ताकि इजिली समझ में आ जाए।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये वॉल्व खुल गया, दिस इज राइट सेमिलुनर वॉल्व। और यहाँ से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू लंग्स तक जाएगा, अभी वापस लंग्स तक जा रहा है। मैंने बताया ना कि लंग्स क्या लेता है, बॉडी टिश्यू से या हार्ट से क्या लेता है, वैसे तो लंग्स कहाँ से ले रहा है, लंग्स जो ब्लड ले रहा है वो हार्ट से ले रहा है, तो लंग्स क्या करता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है और उसे प्योरीफाई करके वापस हार्ट में भेज देता है। क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देते हैं, हार्ट को दे देते हैं। अब हार्ट को भी तो प्योरीफाई करा हुआ ब्लड चाहिए ना, क्योंकि उसको आगे पंप प्योरीफाई करना है ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। अब बॉडी ऑर्गन्स तो उसको CO2 वाला दे रहे हैं ब्लड, तो वो क्या करेगा, वो लंग्स को दे देगा और लंग्स उसमें से CO2 बाहर निकाल देगा और O2 को ज्यादा कर देगा और हार्ट वापस उस O2 वाले ब्लड को हमारे बॉडी टिश्यूज में भेज देगा। इस तरीके से ये काम होता है। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कौन लेके जाएगा, इसको अब एक और आर्टरी है, अब देखो यहाँ पर आर्टरी लेके जाएगी, कहाँ पर, इस लंग्स तक। अभी देखो ये एक्सेप्शन आ गई, जैसे कि यहाँ पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तो अब यहाँ पुल्मोनरी आर्टरी है, पुल्मोनरी आर्टरी मैं रब कर रही हूँ सुपीरियर वाला। अब ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, एक्सेप्शनल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, तो ये भी एक एक्सेप्शन होगी। अदरवाइज तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ तक लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाएगी। और फिर लंग्स में से CO2 तो कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उस रेस्पिरेशन के सिस्टम से, जब हमने रेस्पिरेशन वाला करा था उसमें CO2 रिवर्स मैकेनिज्म से बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन वापस O2 को वो पुल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ भेज देगा, वही साइकिल दोबारा तैयार हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है बेटा। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी इसको। तो बेटा एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये वर्किंग ऑफ हार्ट है। तो इसमें क्या है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो ये वॉल्व खुल जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व, और इस तरीके से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर ये वॉल्व बंद हो जाता है तो लब साउंड आती है। अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये वॉल्व खुल जाता है, इसे हम सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। और अब ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा आर्टरी उसको ले जाएगी। अब यहाँ पे पूरे प्रेशर के साथ ब्लड को पंप किया जाता है, हार्ट पंप करता है वेंट्रिकल्स में, सबसे ज्यादा प्रेशर लगाता है, 70% यहाँ पे प्रेशर लगाता है और 30% एट्रियम में लगाता है। इसलिए वेंट्रिकल्स की जो ये सेप्टम होती है ये थिक होती है और एट्रियम की जो सेप्टम होती है वो थिन होती है। अब एओर्टा उसे पूरे बॉडी तक लेके आएगा, ठीक है, और किसके थ्रू, आर्टरियोस, जो उसकी डिवाइडिंग ब्रांचेस हैं। एओर्टा सबसे मेन और बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी के अंदर। और फिर बॉडी टिश्यूज में, सेल के अंदर उस ब्लड में से O2 चली जाएगी और वापस CO2 सेल क्या कर देगा, उस ब्लड के अंदर छोड़ देगा। तो ब्लड क्या हो जाएगा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ तक लेके जाएगी, राइट एट्रियम तक लेके जाएगी। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और फिर वो ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्रेशर क्रिएट होगा तो ये सेमील्यूनर वॉल्व खुल जाएगा और अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सेमील्यूनर वॉल्व से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज पुल्मोनरी आर्टरी। यहाँ भी ये क्लोज हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ लब साउंड आएगी जब ये दोनों क्लोज होते हैं, तो यहाँ डब साउंड आती है जब ये दोनों क्लोज होते हैं। इसी से हमारी हार्ट बीट बनती है, मैंने पीछे बताया। अब पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी। लंग्स उसमें से CO2 को, जो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था तो उसको बाहर निकाल देगा और अब लंग्स के अंदर क्या रह गया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो लंग्स उसको वापस पुल्मोनरी वेन में भेज देगा। इस तरीके से ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ये कितना टाइम लेती है, दिस टेक्स 0.8 सेकेंड्स। ये 0.8 सेकेंड में पूरी हो जाती है, इस तरीके से चलती रहती है। ये एक रेवोल्यूशन जो लेती है दैट इज 0.8 सेकेंड का लेती है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब देखो इस जो हमने ये पढ़ा
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब हम इसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बार जो ब्लड आ रहा है वो लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है। अब लंग से हार्ट तक कौन लेके आ रहा है? पुल्मोनरी वेन, यहीं से ही लाई ना, हार्ट तक लेके आई। और फिर हार्ट से, यहाँ हार्ट से किसने उठाया? पुल्मोनरी आर्टरी ने वापस किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया। तो एक तो ये गिना जाता है हमारा सर्कुलेशन, ठीक है, फर्स्ट सर्कुलेशन। अब दूसरा सर्कुलेशन क्या है? अब जो एक बार ये तो हो गया लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। अब दूसरा क्या होगा? लंग्स टू हार्ट, ठीक है, ये लंग्स टू हार्ट आ गया। अब हार्ट टू बॉडी टिश्यूज, हार्ट से कहाँ जा रहा है सारा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड बॉडी टिश्यूज की तरफ। दिस इज सेकेंड सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन क्या होती हैं? इकट्ठी होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक बार लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, तो वो कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। और अब लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी टिश्यूज, वो कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? वो मेन आर्टरी लेके जाती है। तो जो लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग वाला सर्कुलेशन है उसे हम बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। पुल्मोनरी वेन और आर्टरी काम कर रही है, इसलिए उस सर्कुलेशन को बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी टिश्यूज वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक मीन्स एक सीक्वेंस में, कि ये तो होगा, ऐसा तो होगा ही, ठीक है। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो दो तरह की सर्कुलेशन हुई, पुल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्लीटेड इन डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम यही सब चीज़ें हार्ट के डायग्राम से समझेंगे। वहाँ पर मैं आपको हार्ट का डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, जो आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत इजी वे में सिखाऊंगी। ये सब चीज़ें भी वहाँ पर मेंशन होंगी, और आपको पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर अब जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं। ठीक है, वहीं पर मैं बताऊंगी कि सिस्टमैटिक और पुल्मोनरी डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है इसके अंदर, डबल सर्कुलेशन ही क्यों ज़रूरी है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसका भी एक रीज़न है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।